नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 12 सितंबर है तो आज का ये हमारा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला आर्टिकल है हमारा द हिंदू से अंदर है। ठीक है, तो इस आर्टिकल अंदर जो ये यूपीए सॉरी जिसको बोलते हैं यूपीए, यानी ये है गैर गतिविधियाँ अधिनियम है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर कहा क्या गया है कि इस आर्टिकल में ज़्यादा तो ये कहा गया भी, तो 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था तो सरकार उसका क्या कर रही है, कहीं कहीं गलत उपयोग कर रही है, यानी लोगों पर ज़रूर से ज़्यादा ये थोप रही है। ठीक है, क्योंकि 2019 के अंदर जो इसके अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें कहा गया था भी अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी या ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसको वह आतंकवाद से संबंधित नहीं है, ये केवल और केवल उसे ही ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे इस पे ये काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर सब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह हमारे लिए जो जिसको हम बोलते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो कहता क्या है हमारा अधिनियम, ठीक है, ये अधिनियम कहीं ना कहीं कहता भी जो यह कानून भारत की प्रभुता और एकता और खतरे में डालने की गतिविधियों और रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, तो यानी कहीं के जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर जो गैर कानूनी गतिविधियां, तो वह क्या करेगी, देश के जो एकता है और अखंडता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, तो उसको बचाए रखने के लिए इस कानून को बनाया गया था। इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया था, इसमें जो गैर कानूनी गतिविधियां, ठीक है, जो कौन सी होती है गैर कानूनी गतिविधियां, वो इसमें बताया गया है भी क्या गया, जो किसी भी व्यक्ति या संगठन, यानी व्यक्ति भी हो सकता है और कोई न कोई संगठन भी होता है, द्वारा देश को की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों का बढ़ावा दिया गया था। ऐसी कोई भी गतिविधि जो हमारे देश की कोई व्यक्ति हो या भी कोई संगठन भी हो सकता है जो देश की अखंडता और संप्रभुता को हानि पहुंचाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैर कानूनी गतिविधियां। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सशस्त्र के बिना एकत्रित होने के अधिकार और संघ बनाने के अधिकार पर युक्ति एवं प्रतिबंध आरोपित करता है। हमें पता है भी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 19 है तो वह क्या कहता है भी, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको बिना शस्त्र लिए हुए आपको सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है वह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है, प्रभावित करता है या उसको कहीं ना कहीं सीमित करता है भी, आपको किस किस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये इस प्रकार की हमें क्या करता है, व्यवस्था करता है और ये उसमें प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया है जो राष्ट्र की एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता क्षेत्रवाद और समिति के उपरोक्त मौलिक अधिकारों पर युक्तियों प्रतिबंध लगाने का अनुमोदन भी करता है। ठीक है, यही बात कही है। इसमें संशोधन किया गया था, कब कब किया गया था, इस यानी 2004 में, 2008 में और 2012 में इसमें संशोधन किया गया। मगर 2019 में जो संशोधन किया गया था वह हमारा सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हम कह सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर हमने क्या किया था, प्रश्न एक इससे पहले क्या था भी, अगर कोई एक संस्था थी जो आतंकवादी जैसी गतिविधियां करती थी तो उनको क्या करता था, उस पूरी संस्था को बैन कर दिया जाता था, या फिर उस संस्था की ये जिम्मेवारी होती थी वे अपने आप को निर्दोष प्रूव करें। ठीक है, मगर ये व्यक्ति पे नहीं था। मगर जब संशोधन किया गया तो ये एक व्यक्ति पर भी लागू कर दिया गया कि अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो ये उसकी जिम्मेवारी होगी कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। ठीक है, तो ये किसी सरकार या किसी ऐसी संस्था की जिम्मेवारी नहीं होगी। ठीक है, तो संशोधन क्या क्या थे ये देख लेते हैं। इसके दो विधेयक बनाया था, यह दो विधेयक लेके आए थे। यह कानून गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम वह संशोधन के करता है, क्या करता है, इस किसके अंदर, हमारा जो 1967 का जो अधिनियम था उसके अंदर संशोधन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भी जांच अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने व पुलिस महानिर्देशक की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी, मगर अगर मामला आतंकवाद से संबंधित हो तो उसमें पहले आपको राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी उससे अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी के साथ में इसे के अंदर कहा गया है जो संगठन होगा वह कौन सा आतंकवादी संगठन होगा, कौन कौन से कार्य होंगे, तब उसको हम आतंकवादी संगठन कहें। कैसे, जो आतंकवादी कार्य जो कार्यवाही करता है या उसमें भाग लेता कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है, आतंकी घटना को अंजाम देने में की तैयारी कर रहा है या आतंकवाद को बढ़ावा देता है या अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है।
ठीक है। इस विधेयक में सरकार को यह अधिकार है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी निर्देशित कर सकती है। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर कही गई है। भी जो ये व्यक्ति सरकार को अधिकार है भी एक समान आधार पर एक व्यक्ति या व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट कर सकती है। इसके साथ ही इसके अंदर क्या कहा गया है भी, ये जो संशोधन किया गया था इसमें 180 दिन की यानी चार्जशीट की बात की गई थी। कितना? 180 दिन। यानी आपको जो चार्जशीट है, जिसको चार्जशीट मतलब यानी जो कार्रवाई करने के लिए जो हम कहते हैं एक प्रकार से रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है, वह कितनी 180 दिन तक, यानी 180 दिन तक आप उनको यानी कि हिरासत में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ही चार्जशीट होगी, यानी 180 दिन पर उस पर यानी पूछताछ की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद उस पर जैसे चार्जशीट जारी होगी और उसके बाद उसकी जो कार्रवाई शुरू होगी और वह 90 दिनों के अंदर उनको फैसला देना जरूरी है, और नहीं तो उस पर क्या होगा, उसको जमानत मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आगे कहा गया भी वो 2019 में जो संशोधन हुआ था वह केवल, इसमें एक धारा है, यानी जो इसकी एक सेक्शन धारा है, जिसकी धारा यानी एक मिनट देख लेते हैं, इसमें जो एक ये धारा है जिसका जिक्र हुआ है 143D। ठीक है, ये धारा क्या कहती है भी, इसमें कहा गया है भी जो अगर कोई व्यक्ति ऐसे यानी लिप्त पाया जाता है आतंकवादी गतिविधियों के अंदर, तो उसकी जो जमानत है वह भी क्या की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में लगभग इतना ही था। तो इसमें जो मेन टॉपिक है, कहीं ना कहीं जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह प्रभावित कर रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो अधिकार है, जो सरकार पे जो दुरुपयोग लग रहा है भी, इसका जो गलत उपयोग करिए है, वह जो शक्ति का जो अतिक्रमण हो रहा है उनसे संबंधित हमारे पास ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इसमें ज़्यादा सोल्यूशन के बारे में नहीं बताया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आर्टिकल जैसे गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम से संबंधित था, तो ये अधिनियम हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इससे जो अगला आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसके अंदर हमें पता है भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा जो हिजाब है, जिसको क्या कहते हैं हम हिजाब बोलते हैं, उस पर एक कानून चल रहा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी ये जो कानून है, ठीक है, ये इस यानी जो हिजाब पहनना कहीं ना कहीं जो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक ज़्यादा तो इसके अंदर वैसे इसके बारे में ही बताया गया, मगर जो मेन जो पॉइंट है उसका ही बात इसके अंदर यहाँ पर की गई है। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यूरोपीय समाज थी। ठीक है, यूरोपीय समाज ने भी समय के साथ साथ क्या किया है भी, जो ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने वैज्ञानिक दर्शन को अपनाया या दार्शनिक समाज को भी उन्होंने अपनाया है। इसी के साथ इन्होंने एक जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें इन्होंने भी जो जिस्म के कारण जो गैलीलियो है, उन्होंने वे बताया है कि जो पृथ्वी पहले क्या थी, गोल थी, मगर उससे पहले जो वहाँ के जो पादरी थे या जो वो लोग पृथ्वी को क्या मानते थे, चपटी मानते थे। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया भी जो समय के साथ साथ हमें जो आस्थाएं हैं हमारी, उनको उनमें सुधार या उनको त्याग कर हमें वैज्ञानिक सोच को अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अंदर वैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिसमें हमारे जो कहा गया भी, जैसे हमारे राजा राम मनमोहन राय थे, उन्होंने भी क्या था, समाज में सुधार से संबंधित बात कही थी। इसी के साथ इसके अंदर जो बुद्ध थे या शंकराचार्य थे या नागा अर्जुन थे, उन्होंने भी जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ अपने समय के हिसाब से उन्होंने जो हम कह सकते हैं भी सुधार के प्रयास किए थे। ठीक है, जिसमें हमने देखते हैं भी जो राजा राम मनमोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कार्यवाही की थी। उसके बाद जैसे गांधी जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, एक इनके अंदर जैसे डॉक्टर एक हेडगेवार इत्यादि ने भी अपने ढंग से जो राजनीतिक चेतना की यानी समाज में जो राजनीतिक चेतना भी बढ़ाने के कार्य किए थे, और साथ ही साथ सामाजिक चेतना बढ़ाने का भी कार्य किया था। ठीक है, इसके अंदर एक कहा भी आस्था बुरी बात नहीं है, मगर समय के साथ साथ उसके अंदर परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। यानी हम कह सकते हैं भी जो आस्था है वह उस समाज में, जिस समाज में उन आस्था को माना जाता था, शायद वह उस समाज में क्या होती उपयोगी हो सकती थी, मगर आज के समाज में, बदलते हुए समाज में उन आस्थाओं का कितनी आवश्यकता है और कितना उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। यानी जो हमारी जो आस्थाएं हैं उनमें समय के साथ साथ बदलाव आते रहना चाहिए। इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया, जो व्यक्ति है या जो व्यक्तित्व है वह कहीं न कहीं नदी की तरह होता है। जैसे नदी बहती जाती है और अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों और बाधाओं को दूर करती जाती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति है वह भी क्या होता है, एक नदी की तरह बहता है, और वह भी अपनी जो आस्थाएं हैं, जिसके व्याप्त उसके अंदर जो बुराइयां हैं, जो व्यक्ति के विकास को पीछे लेकर जाती है, उनको धीरे धीरे त्यागना चाहिए। ठीक है, बाकी इसी के अंदर कहा भी जो हमारा जो संविधान है वह हमारा राष्ट्र धर्म है। ठीक है, जो हमारा संविधान है वह क्या हमारा एक राष्ट्र धर्म है। कोई भी जैसे मत है या कोई मजहब है या कोई रिलीजन है या संविधान से ऊपर नहीं है, और इसमें पार्थिव मजहबों के माध्यम से संविधान के ऊपर क्या निर्णय परिप्रेक्ष्य है। यानी हमें संविधान को यानी
प्राथमिकता देते हुए सभी जो हमारी आस्थाएं हैं या जो धार्मिक ग्रंथ हैं या जो कुछ भी हैं उनमें क्या है पर यानी जिस प्रकार की ज़रूरत है उस प्रकार के परिवर्तन करना चाहिए। जैसे हमने संविधान के अंदर समानता समता के जो लक्ष्य रखे हैं उनको पाने के लिए अगर हमें किसी की यानी किसी भी आस्था के सुधार की ज़रूरत है तो हमें कर सकना चाहिए। ठीक है, तो यही आर्टिकल के इसके अंदर कहा गया, मेन क्रक्स लगभग यही आर्टिकल के। बाकी इसके अंदर देख दो एग्जाम्पल दे रखे हैं और कुछ से थोड़े बहुत उदाहरण दे रखे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह कहा गया है कि जो हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, ठीक है, इसके अंदर जैसे कहेंगे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है किस प्रकार कहीं ना कहीं हमारा कैसा प्रभाव पड़ रहा है या बच्चों पर किस प्रकार का शिक्षा का आजकल दबाव देखा जा रहा है। इसके अंदर जो एनसीईआरटी है यानी जिसको हम बोलते हैं जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, उसने देश में लगभग 36 राज्यों और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3,79,000 लोगों छात्रों पर एक सर्वेक्षण किया है। ठीक है, जिसके द्वारा भी आप कह सकते जनवरी और मार्च में 2000 में जो 6 से यानी 6 से 8 तक और 9 से 12 के छात्रों के बीच में इसकी श्रेणियां ली गई थी। तो इसमें उन्होंने पाया कि 33% छात्र यानी जिसको एक फेज जाति पर जो परीक्षा और उनके परिणामों की चिंता रखते हैं, यानी जो लगभग 33% छात्र हैं जिनको अपने जो परिणाम है या उनके जो रिजल्ट है या जो पेपर होने वाले हैं उनकी उनको चिंता है, जिसके कारण वह क्या होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा भी 51% छात्र आज भी ऑनलाइन पढ़ाई करने की कठिनाइयां हैं, यानी ऑनलाइन पढ़ाई आज भी जो छात्र हैं लगभग 51% छात्र हैं वह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो लगभग 81% छात्र पढ़ाई और परीक्षा और परिणामों को लेकर कहीं ना कहीं अधिक चिंतित है, यानी अपनी इस जैसी यानी व्यवस्था है उससे चिंतित है, यानी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा है भी 73% छात्र स्कूली जीवन से भी संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, सॉरी यानी स्कूली यानी इसमें कहा गया जो 73% छात्र हैं वह स्कूली यानी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली सिस्टम है उससे संतुष्ट हैं, जबकि बाकी छात्र हैं वह लगभग ऑनलाइन पढ़कर यानी खुश हैं, यानी वह स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे इसके अंदर कहा है भी समाज में जो 43% छात्रों ने अपनी सकारात्मक समितियां जो हमारी जो सहमति जताई है और 45% छात्र शारीरिक छवि को लेकर तनावग्रस्त भी करते हैं, यानी जो हमारी जो कुपोषण जैसी स्थिति है उससे भी प्रभावित है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया भी ऐसी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो आजकल हिंसा जैसी घटना भी हम देखने को मिल सकती है। आगे इसमें कहा भी इससे क्या करता है जो बच्चे हैं उन पर जो मानसिक दबाव पड़ता है और वह कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है यानी एक प्रकार की जो कंपटीशन का आज माहौल बना हुआ है वह भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ पैदा करने में कहीं ना कहीं कारण क्या कह सकते हैं। इसके आगे इसमें कहा गया जो ये जो बिखराव है कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवार है उसका ढांचा बिगड़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी क्या है कहीं ना कहीं जो बच्चों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे हम देखते हैं भी कई कई जगह पर जो माँ और जो बाप हैं वह क्या होते हैं भी कामकाजी हैं, दोनों के दोनों जो पूरा परिवार है कामकाजी है, इसकी वजह से बच्चों पर सही तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं बच्चे दिनों दिन डिप्रेशन का शिकार होते हैं और मोबाइल जैसे हम कहते हैं मोबाइल में जो आजकल ये बच्चों पर जो अपराध हो रहे हैं उनमें भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ में आगे इनमें कहा गया है जो ये जो आज की स्थिति है क्या कहते हैं जो पेरेंट्स हैं वह क्या करते हैं जो बच्चों की स्थिति कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उस पर आधारित, यानी स्कूल में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है उस पर आधारित होता है और उसमें अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है तो उन पर और ज़्यादा दबाव बनाने लगते हैं। जबकि यह उन कारणों को पहचानने के बजाय भी यह इस प्रकार के किस तरह यानी यह दो नंबर कम आए हैं जो किस पर यह जो इसमें विकास नहीं हो रहा है उसका कारण समझे बिना उन पर और ज़्यादा दबाव डालते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वह और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर कहा गया जो हमें ऐसे पाठ्यक्रम बनाने की ज़रूरत है जो बच्चे हैं उनके आने वाले भविष्य के लिए करियर के निर्माण में भी सहायक हो सके। ठीक है, और उनके कौशल विकास में सहायता करेंगे। हमें जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वह उनके यानी उनकी कह सकते हैं भी रुचि के अनुसार बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कहा भी यहाँ से विश्वविद्यालय जो हमारे जो विद्यालय हैं यानी उनकी जो सीमाएं हैं उनसे बाहर आकर लोगों के बीच में सामंजस्य बने यानी बच्चों के बीच में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यानी जो टीचर और बच्चों का जो संबंध है वह हमें इस स्थिति से बाहर आकर भी मैं एक टीचर हूँ और वो स्टूडेंट है, इस स्थिति को बाहर आकर बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको समझना चाहिए और उनका सोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, यानी एक विद्यालय एक शिक्षक और विद्यार्थी की जो भावना है उससे दूर आकर हमें उनका एक समग्र विश्वास
सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इसमें कहा गया जो शिक्षा है वह दीनदयाल उपाध्याय के जो हम पंचकोशीय आयामों, ठीक है, जो हमारे जो दीनदयाल जो उपाध्याय जी उन्होंने पंचकोश दिए, कौन से, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। ठीक है, इन्होंने 3 कारण दिए, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और एक व्यक्ति हम कहते हैं विराट व्यक्तित्व का निर्माण करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लगभग यही कहा गया इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा भी बच्चों के अंदर जो ठहराव आएगा और अपने शिक्षा के प्रति उनका रुझान है वह दिन दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस आर्टिकल में ज़्यादातर वैसे यही बातें की गई है, जैसे 2-3 सॉल्यूशन दिए गए हैं भी आज जो बच्चों के बीच में जो डिप्रेशन बढ़ रहा है उनके क्या कारण हैं और किस प्रकार उनका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक तो जैसे ये वाला आर्टिकल है जिसमें जो हमने कहा था जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पंचकोशीय आयाम थे उनको हमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर अपनाना चाहिए। इसके साथ हमें शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है कुछ इस प्रकार का बनाना चाहिए ताकि लोगों को यानी जो बच्चे हैं वह उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड उत्पन्न हो, उनका जिस चीज़ में रुचि हो, जिस फील्ड में रुचि हो उसी के उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 1-2 सॉल्यूशन इस आर्टिकल के अंदर बताए गए थे। ठीक है, और कोई दैनिक जागरण के अंदर या द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर की स्थिति से संबंधित था, तो वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे आर्टिकल से संबंधित। ठीक है, तो आगे ऐसे आर्टिकल और आएंगे और वैसे भी हमने पैसे इस प्रकार के आर्टिकल थे जो डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे जिसमें एक द हिंदू का था और 2 आर्टिकल दैनिक जागरण से संबंधित थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है।